Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ईडी कैन समन एनीवन फॉर एनी डिस्कशन, और ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। देखिए, अभी आपको पता है लगातार बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है पूछताछ को लेकर। ऐसे में बार बार ईडी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया एक एक्सटेंसिव पावर ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्ट, और यहाँ पर अफर्म किया गया कि भाई इनकी अथॉरिटी है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी जानकारी के लिए नो मैटर वो किस पोजीशन पर यहाँ पर बैठा है उसको बुला सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि पीएमएलए में अगर हम बात करें तो एक प्रोविज़न है सेक्शन 50 क्लॉज 2 यहाँ पर अधिकार देता है पीएमएलए को कि ये किसी भी व्यक्ति को रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन और एफिलिएशन इनको यहाँ पर समन कर सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको कोई एविडेंस देना हो या फिर कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना हो या किसी भी प्रकार की एक लीगल इन्वेस्टिगेशन करनी हो। वहीं सेक्शन 50 क्लॉज 3 जो पीएमएलए का है ये यहाँ तक हाईलाइट करता है, मैंडेट करता है कि समन किए हुए व्यक्ति को आवश्यक है कि वो यहाँ पर ऑथोराइज्ड एजेंट के पास पहुँचे एंड दे आर ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड ट्रुथफुल स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट विच इज़ कंपलसरी, राइट। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जो आया है अगेंस्ट दी ईडी, जो आया है इन फेवर ऑफ ईडी की बात करें तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत में जो कि रिस्पॉन्सिबल है जितने भी इकोनॉमिक्स लॉज हैं उनको यहाँ पर एनफोर्स करना, एक इकोनॉमिक क्राइम्स से यहाँ पर निपटने के लिए, पर्टिकुलरली वो सारे क्राइम जो कि फॉरेन एक्सचेंज और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं। ईडी की बात करें तो 1956 में इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था एज एन एनफोर्समेंट यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बाद में इसको ऑपरेट किया गया मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अंडर द रेवेन्यू मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस। ग्रेजुअली अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो एजेंसी है इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज जैसे सभी अधिकारियों के ऊपर भी ये यहाँ पर क्या कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। वर्तमान समय में बात करें तो इनका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पर प्राइम ऑब्जेक्टिव ईडी का है स्पेशल फिस्कल लॉज यहाँ पर लेकर आना, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पीएमएलए की हम बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा 1999 और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 की भी बात कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है कि किसी भी प्रकार के एक्सचेंज को यहाँ पर कंट्रोल करना, और अगर किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, स्पेशली जहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन्वॉल्व हों, राइट। ईडी के पास पावर है, वो इसका इस्तेमाल कर सकती है इन्वेस्टिगेट करने में, मनी लॉन्ड्रिंग में, किसी व्यक्ति को समन करने में, किसी प्रॉपर्टी को सीज करने में, सर्च करने में, सारी पावर इनके पास होती हैं। साथ ही ईडी के पास जुरिस्डिक्शन भी होता है कि ऐसे सारे केस जहां पर क्राइम एक्सीड कर रहा हो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का, which are forwarded to them by the local police या फिर सेंट्रल एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरीके से इन्हें कोई मैलिफाइड प्रैक्टिस होती हुई दिख रही है, सस्पिशन है लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी का, तभी भी यहाँ पर ये अपने जुडिशियल पावर का, अपने जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, क्योंकि ईडी लगातार न्यूज़ में रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं पोल कैंपेन्स इन इंडिया मस्ट रिफ्लेक्ट क्लाइमेट इशू। देखिए, रिसेंट स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन का ब्रांच है, आप सभी को पता है। और एक सिग्निफिकेंट कंसर्न यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से स्टेट, जो हमारा प्लैनेट है, जो हमारे क्लाइमेट है, उसके बारे में कहीं पर भी बात नहीं हो रही है। चूँकि ये रिपोर्ट यहाँ पर रिवील कर रही है कि 2023 अभी तक का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर रहा है, जो कि अपने आप में ग्लोबल टेम्परेचर को लेकर एक बहुत बड़ा वरी हम सभी के सामने लेकर आता है। क्योंकि इससे चिंता बढ़ जाती है कि आगे आने वाले समय में भी टेम्परेचर और बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, एवरेज टेम्परेचर जो है ये राइज कर गया है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल
जो कि स्टैंड कर रहा है 1.45 डिग्री विद अ मार्जिन ऑफ अनसर्टिनिटी ऑफ प्लस 0.12 डिग्री। ये जो टेम्परेचर है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और ग्रेजुअली अगर हम बात करें तो जो हमारा विश्व है ये एक डेंजर के नज़दीक पहुंचता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी एक प्री डिसाइडेड लिमिट थी 1.5 डिग्री या उससे नीचे इसको रखना है, मिटिगेशन एफर्ट्स लेकर आने हैं, बट नाउ इट इज़ बीइंग एक्सीडिंग बिकॉज ऑफ इट। अलार्मिंग ट्रेंड है क्योंकि 2023 से भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन बोली जा रही है कि 2024 की होगी, जिसमें अनप्रेसिडेंट ओशन टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, एंटार्क्टिक आइस कवर यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है और लगातार सी लेवल भी बढ़ रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी इसमें अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको पता है इस बार एल नीनो इवेंट रहा जिसकी वजह से और अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है हीट वेव्स के खतरे बढ़ जाते हैं, टोरेंशियल रेन्स हो जाती हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की घटना घट जाती है, जिससे सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारे फूड प्रोडक्शन, हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हमारी सोशियो इकोनॉमिक पर आधारित होते हैं। ऐसे में जिस तरीके से कोविड-19 के समय सभी ने कलेक्टिव एफर्ट लिया था, WMO का भी यहाँ पर एक अर्ज है लोगों से कि दे शुड कम टुगेदर और कहीं ना कहीं हमें एक साथ रहकर काम करना होगा। रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि हम क्लाइमेट चेंज को समझें, यहाँ पर नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर एक साथ आए अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ये लैंडमार्क अकॉर्ड था जो कि यहाँ पर 2016 में लेकर आया गया, जिसका मुख्य काम था कि हमें ग्लोबल टेम्परेचर को यहाँ पर 2 डिग्री से नीचे रखना है और कोशिश करनी है कि इसे 1.5 डिग्री तक रखा जाए। पेरिस एग्रीमेंट जो कि इम्पॉर्टेंट था, मिटिगेशन के लिए काम करने की बात कर रहा था, बट नथिंग हैपनिंग नाउअडेज। ऐसे में इलेक्शन सीजन है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आर्टिकल बात कर रहा है जैसे जैसे इलेक्शन सीजन है, फुल स्विंग है, बहुत सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, कहीं ना कहीं एक पैलेपेबल सेंस ऑफ फेस्टिविटी आपको देखने मिलता है। लोग एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, लाइव डिबेट्स होती हैं, एंथुजियाज्म होता है। ऐसे में आवश्यक है कि कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज का या जो क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो का पार्ट होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर ये यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे तो माइट बी पॉसिबल, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि पब्लिक को आप अवेयर कर सकते हैं। बिकॉज अभी आप देखिए भारत में लोकसभा इलेक्शन है, राइट? कितने सारे लोग हर दिन टीवी न्यूज़ चैनल्स को देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ हाई टाइम जब हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। दे कैन डिफ्रेंशिएट देम सेल्फ बाय प्रेजेंटिंग देयर स्ट्रैटेजी कि भाई वो होने वाले क्लाइमेट के साथ क्या कार्य करने वाले हैं। बट अगेन द कंसर्न इज सेम कि नो वन इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज। टाइम अच्छा है, मौका है, दस्तूर है, हम बोल रहे हैं। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि पार्टीज़ के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि दे कैन कम फॉरवर्ड एंड दे कैन स्पीक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत अच्छे से एक आर्टिकल को लिखा गया है ये समझाने के लिए कि कैसे करेंट ट्रेंड के हिसाब से हम इस समय का उपयोग करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और यहाँ पर कच्छातीवू आइलैंड डिस्प्यूट के बारे में बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक ही ब्रॉट अप द कंटेशियस इशू ऑफ कच्छातीवू रिसेंटली while giving reference to a report he alleged that the previous government has neglectfully given away कच्छातीवू आइलैंड। समझते हैं आखिर कच्छातीवू आइलैंड क्या है, कहाँ पर है, सारी चीज़ों को समझेंगे, फिर बाकी कहानी हमें समझ में आएगी। चलिए सबसे पहले ये जगह आप देख लीजिए जो यहाँ पर रेड डॉट से मार्क है, इसी को हम कच्छातीवू आइलैंड की बात कर रहे हैं। कच्छातीवू became the part of Sri Lanka through an agreement signed between Prime Minister of India and Sri Lanka, जो कि इस समय प्राइम मिनिस्टर थी, 1974 की बात की जा रही है, इंदिरा गांधी, और यहाँ पर बात की जा रही है RD बंदरानायके की। जून 26-28 1974 को यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होगी दोनों के बीच में और उसी के साथ कच्छातीवू पार्ट बन जाएगा श्रीलंका का। ये एग्रीमेंट का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था कि एक बाउंड्री डिसाइड करना बिटवीन टू कंट्रीज, ताकि जितनी भी हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स हैं सारी चीज़ें इसको दूर किया जा सके। ये जो आइलैंड है कच्छातीवू ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिशर्स के लिए, फिशरी फॉक्स के लिए, चाहे हम इंडिया की बात कर दें या श्रीलंका की। हाउएवर सप्लीमेंट पैक्ट 1976 यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी प्रकार की फिशिंग एक्टिविटीज़ इन द हिस्टोरिक वाटर, टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विदाउट एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम आइदर श्रीलंका और इंडिया। वहीं अगर हम बात करें तो ना इसकी फिशर फॉक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि कच्छातीवू होल्ड
एक वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस, पर्टिकुलरली ड्यू टू द एनुअल फेस्टिवल जो कि यहाँ पर होता है इन डिसेंट एंटोनी चर्च ऑफ दिस आइलैंड। ये फेस्टिवल कहीं ना कहीं जितने भी डिवोटी हैं पाक बे, उनको दोनों तरफ ऑफ द पाक बे के उनको एक साथ लेकर आता है और बहुत सालों से इसको यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। अब देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कच्छतीवु को लेकर लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और दोनों यहाँ पर अपनी सोवरेनिटी क्लेम कर रहे हैं। श्रीलंका असर्ट कर रहा है कि भाई हमारी सोवरेनिटी है आइलैंड पे ऑन द पोर्तुगीज ऑक्यूपेशन फ्रॉम 1505 1658, वाइल इंडिया यहाँ पर कंटेंट कर रहा है दैट द अर्स्टवाइल राजा ऑफ रामानंदपुरम, ये इनके पास यहाँ पर ये ज़मीन, जिसे हम हिंदी में यूजुअली ज़मीन बोलते हैं, ये ज़मीन इनका पार्ट थी। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ जिसको यहाँ पर पब्लिश किया गया था द हिंदू में ऑन 6 मार्च 1968, राजा रामनाथ सेतुपति क्लेम करते हैं कि कच्छतीवु उनके जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, उनकी ज़मीन है फॉर द टाइम इमेमोरियल, इसके बारे में याद भी नहीं है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी बात करी कि इसको लास्ट पोस्ट है रामनद ईस्टेट की और टैक्सेस भी यहाँ पर कलेक्ट किए जा रहे हैं अंटिल 1974 व्हेन इट वाज टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉलोइंग द ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट, जिसके तहत यहाँ से सारी चीज़ें ले ली गई थी। अब इसी डिबेट को हम ध्यान में रखते हुए बात करें तो लगातार ये मुद्दा आ रहा है ड्यूरिंग दिस डिबेट इन लोकसभा इन जुलाई 1974। इस समय के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे मिस्टर स्वर्ण सिंह, इन्होंने डिफेंड किया इस डिसीजन को और स्टेट किया दैट इट वाज मेड आफ्टर द एग्जीक्यूटिव रिसर्च ऑफ हिस्टोरिकल एंड द अदर रिकॉर्ड रिगार्डिंग द आइलैंड्स। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया 1974 में और कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट अपोजिशन लोगों के बीच में दिखा। इस डिबेट में अगर हम बात करें तो दोनों हाउस में अपोजिशन हमें देखने मिला। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड वेटरन सोशलिस्ट लीडर मधु लिमायत ने क्रिटिसाइज किया इस डिसीजन को और बोला गया कि बिना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन या किसी भी चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए ये डिसीजन आनन फानन में यहाँ पर ले लिया गया है। आफ्टर द पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी कच्छतीवु की बात करें तो ये फिर से यहाँ पर निकल कर आया 1991 में, जब चीफ मिनिस्टर जयललिता ने डिमांड करा कि भाई इसको रिट्रीव करना होगा और ये वापस से इंडिया का पार्ट बनेगा। अगस्त 2013 में यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि जो क्वेश्चन है रिट्राइविंग कच्छतीवु फ्रॉम द श्रीलंका डिड नॉट अराइज एज नो इंडियन टेरिटरी वाज सीडेड टू श्रीलंका। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि ये जो आइलैंड है इट वाज द मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सिलोन, जो कि इस समय श्रीलंका है, और इसको सेटल कर दिया गया था 1974-76 के एग्रीमेंट के साथ। दिसंबर 2022 में अगेन यूनियन गवर्नमेंट ने फिर से बात करी कि भाई हमें कच्छतीवु आइलैंड चाहिए, ये हमारा पार्ट है और ये कहीं ना कहीं अभी श्रीलंकन साइड ऑफ द बॉर्डर में चला गया है। गवर्नमेंट ने साथ ही ये भी मेंशन किया कि ये कहीं ना कहीं सब जुडाइज का मैटर है इन द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि कच्छतीवु आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग 163 एकड़ के एरिया में बना हुआ है, इसीलिए दोनों कंट्री के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वी हैव टू सी, क्योंकि अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ये न्यूज़ में आ गया है, इसीलिए आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कच्छतीवु आइलैंड एंड इट्स लोकेशन। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं विल इंडिया एक्सपीरियंस मोर हीट वेव्स डेज दिस समर। अगेन ग्लोबल वार्मिंग, हम फिर से जनरल स्टडी पेपर 3 के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी अभी कल परसों ही अनाउंस किया है कि इंडिया यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एवरेज हीट से भी ज़्यादा यहाँ पर इस साल आपको गर्मी देखने मिलेगी। हॉट वेदर सीज़न होगा अप्रैल से जून तक में। ये जो फोरकास्ट है ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है ये उससे ज़्यादा होगा। भारत के बहुत सारे हिस्से, स्पेशली अगर हम बात करें सदर्न पेनिनसुला, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट प्लेन, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया कहे जा सकते हैं। IMD के फोरकास्ट के अनुसार ही अगर हम बात करें तो जितने ज़्यादा ये जो मैक्सिमम जो रीजन है यहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एंड सम पॉकेट इन द नॉर्थ वेस्ट विल एक्सपीरियंस अबव नॉर्मल मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। स्पेसिफिकली जो अप्रैल है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट वेव्स का टाइम होने वाला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऑलरेडी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। साथ ही फोरकास्ट ये भी बात कर रहा है कि एक वीकनिंग ऑफ एल नीनो इवेंट हमें देखने मिलेगा, जैसे इस साल की शुरुआत से ऑलरेडी हो चुका है। वाइल द इवेंट्स हैव डिमिनिश्ड मॉडरेट एल नीनो कंडीशन
कंडीशन एक पूरे साल इक्वेटोरियल पैसिफिक के आसपास हमें देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। इसके कारण हीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चेंज होगा, जिसके कारण एयर फ्लो, एयर प्रेशर चेंज होगा और ये कहीं ना कहीं जो हमारा वास्ट कवरेज है पैसिफिक ओशन का, वहाँ पर वेदर पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है, राइट। चलिए बात करें हीट वेव्स की। हीट वेव्स क्या होती हैं, क्योंकि ये शब्द अभी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देख लीजिए एंड विद दिस पर्टिकुलर इमेज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी हीट वेव्स। देखिए हीट वेव को कैरेक्टराइज किया जा रहा है पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर के अनुसार। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो ये डिफाइन करता है हीट वेव को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर थ्रेशोल्ड के अनुसार, दैट एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स में और एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस हिली रीजन में विद अ डिपार्चर ऑफ अराउंड 4.5 to 6.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर। एडिशनली हीट वेव को यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ये 45 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड कर जाए और एक सेवरल हीट वेव स्टेटस पर पहुँच जाए इफ़ इट सरपासेस 47 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये इमेज आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी कि किस तरीके से इसको डिक्लेयर किया जाता है एज एन हीट वेव। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो कोइंसिडेंटली इंडिया का जो समर सीज़न है ये जो शुरू हो गया है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्शन है, पावर डिमांड बढ़ रही है, पावर डिमांड भी बढ़ेगी, रिजल्ट इनटू ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन भी आएगी। चूँकि इलेक्शन का समय है, ऐसे में बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रचार प्रसार जैसी चीज़ें हो रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, रिजल्ट इनटू लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, एमिशन ज़्यादा होगा, वाटर बॉटल यूजेजेस ऑफ चीज़ें ज़्यादा होंगी। साथ ही इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं कि लोगों को वॉमिटिंग हो सकती है, हीट स्ट्रोक्स आ सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के क्रॉस करने के भी आसार हमें नज़र आ रहे हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पर क्योंकि आप बोलेंगे कि ये वेट बल्ब कॉन्सेप्ट क्या है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, इसको समझा दीजिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। सो वेट बल्ब टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो ये टेम्परेचर है जो लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय एवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द एयर है। इसको यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर बोला जाता है। इसको मेजर किया जाता है बाय द फैक्टरिंग इन हीट एंड द ह्यूमिडिटी लेवल। थ्योरेटिकली इफ वेट बल्ब टेम्परेचर रीचेस 35 डिग्री सेल्सियस it is the highest point, that means human can no longer lose internal body heat by sweating and cool themselves। that means अब आपको पसीना नहीं आने वाला और अब आपकी बॉडी खुद ब खुद ठंडी नहीं होगी, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने की संभावना हो जाती है। तो फिर से समझ लीजिए, वेट बल्ब टेम्परेचर मैं यहाँ पर आपसे बोल रही हूँ एक लोएस्ट टेम्परेचर है टू विच एयर कैन बी कूल्ड। किस तरीके से? एवेपोरेशन के थ्रू ऑफ द वाटर इनटू द एयर एज एन कांस्टेंट प्रेशर। ये WBT लिमिट करता है, इज एक लिमिट है जो कंसीडर की जाती है हीट और ह्यूमिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में, बियॉन्ड विच ह्यूमन कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर। और अगर हम बात करें तो इस साल जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ये ऑलरेडी यहाँ पर एक्सीड कर रहा है, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेल्सियस के होने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से डेडली हेल्थ इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं इंडिया रिस्किंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, जॉबलेस ग्रोथ, सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात होगी। वर्ल्ड बैंक ने इशू की है एक वार्निंग रिगार्डिंग द साउथ एशियन रीजन इंक्लूडिंग इंडिया, और यहाँ पर बात की जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम इफेक्टिवली डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हम करते हैं कि 6.0 से 6.1% का ग्रोथ है 2024-25 में साउथ एशियन रीजनल में, लेकिन वहीं पर जॉब फॉर रेजिलियंस की बात की जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू है कि कहीं ना कहीं एक गैप है, राइट। इंडिया एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये नोटेबली लोअर रहा है देन द एवरेज ग्रोथ इन इट्स वर्किंग एज पॉपुलेशन बिटवीन
2000 टू 2023। वर्ल्ड बैंक हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया के एम्प्लॉयमेंट रेशो की बात करें तो ये लगातार डिक्लाइन हो रहा है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज। However, there was a preliminary indication of 3 percentage point rebound in 2023, लेकिन उसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं देखने मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हम 7.5% के फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ये ग्रोथ कहीं ना कहीं जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं हमारी नेबरिंग श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब के कंबाइंड से भी ज़्यादा हमें देखने मिल रही है। दैट मीन्स इंडिया साउथ एशियन रीजन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर खड़ा हुआ है, बट कहीं ना कहीं वीक एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न का पार्ट अभी भी बना हुआ है, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि चैलेंजिंग है क्योंकि इसकी वजह से आप देखिए जैसे क्लाइमेट फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट वर्ल्ड बैंक रिकमेंड कर रहा है कि भारत को बहुत आवश्यक है कि वो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए काम करे, वुमेन पार्टिसिपेशन को यहाँ पर बढ़ाए, फाइनेंशियल एक्सेस को बढ़ाए और कहीं ना कहीं एक ओपननेस क्रिएट करे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिनको नहीं पता है एक चीज़ समझ लीजिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल को, जो कि रिजल्ट है फ्रॉम द शिफ्ट इन द कंट्रीज पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। पर्टिकुलरली जब बात की जा रही है वर्किंग एज पॉपुलेशन की, जो कि 15 से 64 साल होती है, विच इज़ लार्जर दैन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन विच इज़ द चिल्ड्रन एंड एल्डरली। डेमोग्राफिक फिनोमिना यहाँ पर एक इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, हाई सेविंग की बात कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एज द वर्किंग एज पॉपुलेशन contributes more to the economy while the dependent population decreases। यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि किस तरीके से पॉपुलेशन डेमोग्राफ चेंज हो रहा है, बट स्टिल जो हमारा अर्निंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, इट इज़ समवॉट सफरिंग विद द जॉबलेसनेस। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है हीट वेव्स को लेकर। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyaPandey@raousacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.